आज 25 दिसंबर के दिन भरतपुर महाराजा सूरजमल जी की पुण्यतिथि है। शब्द हम कितना अच्छा यूज करते हैं, पुण्यतिथि। जब उनके पुण्य कामों को स्मरण किया जाना चाहिए, उन कामों को याद किया जाना चाहिए। पर मैं महाराज सूरजमल जी को याद करने से पहले कहानी को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब राज कर रहा था। साउथ में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे, मेवाड़ के अंदर महाराणा राज सिंह और मारवाड़ में दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब की स्थिति को बहुत ही बुरा बना रखा था। राज सिंह जी की मृत्यु के बाद औरंगजेब मेवाड़ महाराणा जयसिंह जी से जैसे तैसे संधि करके साउथ की तरफ चला जाता है ताकि शिवाजी के बेटे संभाजी से वो बदले ले सके। यह भी दुर्भाग्य था उस समय की स्थिति का कि 1680 के साल में दो बड़े राजाओं शिवाजी तथा राज सिंह जी का देहावसान हो गया था। एक नेतृत्व जो कर सकते थे औरंगजेब के खिलाफ, वहां पर एक वैक्यूम सा आ गया था। संभाजी उस वैक्यूम को साउथ में भर रहे थे। उन दिनों में जब औरंगजेब का साउथ इंडिया की तरफ जाना हो गया था, चूंकि औरंगजेब अपनी धर्मांध नीति के कारण दिल्ली तथा आगरा, जो कि मुगलों के मुख्य केंद्र हुआ करते थे, इन क्षेत्रों में धर्मांतरण, मंदिर तोड़वाने जैसी कई घटनाएं कर रहा था। एक साधारण से गांव का एक जाट जमींदार उभर कर आता है। उस गांव का नाम था तिलपत और उस जमींदार का नाम था गोकुला। इस बात को सोचकर देखिए कभी कि औरंगजेब के उन चरम के दिनों में दिल्ली और आगरा के ठीक नीचे बैठे एक जाट जमींदार ने मुगलों को मालगुजारी देने से मना कर दिया था। औरंगजेब साउथ से अपनी सेनाएं भेजता है। उन सेनाओं को जब सफलता नहीं मिलती है तो स्वयं औरंगजेब खुद गोकुला से लड़ने के लिए आता है। कुंवर नटवर सिंह जी ठीक ही लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि औरंगजेब का एक जमींदार के खिलाफ सेना लेकर आना कुछ उसी प्रकार था जिसे मक्खी को मारने के लिए घन का प्रयोग कर दिया गया हो। उसके बावजूद उन साधारण जाट किसानों को लेकर उस जमींदार ने 3 दिन तक तिलपत का युद्ध लड़ा। 3 दिन के युद्ध के बाद हालांकि उनका पतन हुआ। एक बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति के सामने वो सहज सरल लड़ा कि कब तक टिक पाते, लेकिन फिर भी उनके साहस की दाद देनी पड़ेगी कि उस मुगलिया सल्तनत के उन्होंने उस दिन दांत खट्टे कर दिए थे। औरंगजेब कितना गुस्से में रहा होगा कि उन्होंने उन जमींदार गोकुला जी को पकड़कर आगरा के किले के बाहर बोटी बोटी फिंकवा दी गई थी। गोकुला शहीद हो गए थे, लेकिन वो इस क्षेत्र के किसानों में एक अदम्य साहस और स्फूर्ति भर गए थे। अब समय डरने का नहीं था। जल्दी ही नेतृत्व एक नए व्यक्ति के पास में आता है। उस व्यक्ति का नाम है राजा राम। सिनसिनी गांव का एक जमींदार राजा राम, जो महान सूरजमल के पूर्वजों में रहे, वो उन दिनों यहां पर किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। लाल बेग नामक एक मुगल सूबेदार एक रास्ते चलते व्यक्ति की महिला को उठाकर ले जाता है। सिनसिनी के पास में एक गांव आऊ का वो प्रभारी हुआ करता था। आप स्थिति को देखिए कि किसी व्यक्ति का अपनी महिला को अकेले लेकर जाना भी उन दिनों संभव नहीं था। सिनसिनी के जमींदार राजा राम को ये बहुत बुरा लगा, उनके आसपास के लोगों को बहुत बुरा लगा। क्या किया जा सकता था ऐसी स्थिति में? वो बदला लेने की ताक में थे। थोड़े दिनों बाद मथुरा में मेला लगने वाला था। मथुरा हिंदुओं की पवित्र स्थली थी। किसानों ने लाल बेग से कहा कि हम हमारी बैलगाड़ियां लेके वहां जाना चाहते हैं, सामान बेचना चाहते हैं। लाल बेग ने उन्हें अनुमति प्रदान कर दी। राजा राम तथा उनके सैनिक उन बैलगाड़ियों के अंदर घास फूस के अंदर बैठकर पहुंचे। उस चौकी को पार करते उन्होंने वो तबाही मचाई, लाल बेग को मारा तथा उस महिला के सम्मान का बदला लिया गया जो लाल बेग द्वारा अपमानित की गई थी। अब राजा राम गोकुला जी की हत्या के बदला लेना चाहते थे। क्या किया जा सकता था ऐसी स्थिति में? आप सोचिए, पुनः इस बात को गौरवान्वित करने वाले पल हैं। आगरा के ठीक पास एक जगह पड़ती है सिकंदरा। मुगलों में सबसे बड़े सम्राट जो अकबर हुए, उनका वहां पर मकबरा था। हालांकि सौंदर्य की दृष्टि से कोई इतना ज्यादा सुंदर मकबरा नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुगल सम्राट की अंतिम निशानी थी। वो अकबर का मकबरा था। राजा राम अपने सैनिकों के साथ अकबर के उस पूरे मकबरे को लूट देता है। उस अकबर के पूरे मकबरे की ईंटें बिखेर दी जाती है। औरंगजेब को
उसने, मैं कई बार जब सोच रहा हूं तो मुझे लगता है उसने अपना सिर भिड़ाया होगा कि ऐसे कैसे कोई आकर आगरा के ठीक पास में आकर इस प्रकार से हमारे मकबरे को लूट के चले गए, मकबरे के ईंटें बिखेर के रख दी और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इन दिनों एक और झटका दिया गया। एक तुरान का सेनापति आगा खान धौलपुर के रास्ते होता हुआ बीजापुर की तरफ जा रहा था, जहां पर औरंगजेब का डेरा था। राजा राम ने उस तुरानी सेनाध्यक्ष आगा खान को लूट लिया था। उससे बेचारे को पता भी नहीं था यह बात कि वो जिन जाटों के इलाकों से निकल रहा है उनकी औरंगजेब के साथ बनती नहीं है और तेरा वहां पर कुछ भी किया जा सकता है। औरंगजेब साउथ के अंदर फंसा हुआ, इधर कुछ कर भी नहीं पा रहा था। ये थोड़ी पुरानी कहानियां हैं। जब हम कहते हैं कि महाराज सूरजमल इतने बड़े राजा हुए, तो हम देखते हैं कि वो एक पुरानी जो श्रृंखला चली आ रही थी, उस श्रृंखला को उन्होंने और सुशोभित करने का कार्य किया था। बदन सिंह जी 1722 के आसपास जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह जी की सहायता से राजा बनते हैं। मेरे से पहले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ बता रहे थे कि किस प्रकार की उन दोनों में दोस्ती थी सवाई जयसिंह और बदन सिंह जी में, कि बदन सिंह जी आज जीवन कभी भी दिल्ली दरबार नहीं गए, पर वो अक्सर जयपुर आया करते थे। इसलिए जयपुर में जहां वो ठहरा करते थे वहां पर बदनपुरा नाम दे दिया गया। उस जगह का आज भी उसे बदनपुरा के नाम से जाना जाता है। न केवल बदन सिंह जी बल्कि उनके बाद में सूरजमल जी ने भी अब जयपुर के साथ अपनी दोस्ती को पूरा निभाया था। महाराज सवाई जयसिंह भी बदन सिंह जी और सूरजमल जी को उतना ही सम्मान दिया करते थे। अश्वमेध यज्ञ कोई अंतिम हिंदू सम्राट कोई करवाता है तो महाराज सवाई जयसिंह थे। उस अश्वमेध यज्ञ में महाराज सूरजमल को एक पुत्र वत स्नेह देकर शामिल किया गया था। महाराज सवाई जयसिंह भी शायद योग्य लोगों की कद्र जानते थे, इसलिए उन्होंने उन बहादुर पिता पुत्रों को इतना सम्मान इज्जत दिया और अपने अश्वमेध यज्ञ में शामिल किया था। सवाई जयसिंह जी के अन्य जितने मालवा में मराठों के खिलाफ संघर्ष रहे, उनमें भी सूरजमल जी का योगदान सराहनीय है। वो अपने उन समस्त युद्धों में सवाई जयसिंह जी के साथ रहे थे। राजकुमार की अवस्था में सूरजमल जी के लिए सवाई जयसिंह जैसे एक मेंटर का होना वाकई बहुत अच्छा रहा होगा, जो आगे के उनके जीवन में और काम आया होगा। मैं जब सवाई जयसिंह और बदन सिंह की ये दोस्ती देखता हूँ, मेरे से पहले राजेंद्र जी बोल रहे थे, तो मुझे पुनः याद आता है कि भरतपुर में भाजपा के एक बड़े जाट नेता हुए थे दिगंबर सिंह जी। उनको और मैं राजेंद्र सिंह जी के जब दोस्ती देखा करता था तो मुझे लगता था कि वास्तव में आज जो हमने राजनीतिक क्षेत्र में जो वैमनस्य फैला रखा है, उनके उदाहरण, ऐसे लोगों के उदाहरण यदि दिए जाएं तो उस वैमनस्य को और कम किया जा सकता है। महाराज सूरजमल जी शुरुआत में अपने जो राज्य के अंदर प्रतिद्वंद्विता थी उनको भी समाप्त करना जरूरी था। सोघरिया जाट हुआ करते थे इस क्षेत्र में। खेमकरण सिंह सोघरिया बड़े चौधरी थे। बदन सिंह जी की मम्मी जो थे वो खुद सोघरिया थे, पर बदन सिंह जी जानते थे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए उनको नियंत्रण में लाने के लिए सूरजमल जी को भेजा गया। सूरजमल जी ने ना केवल सोघरिया जाटों को हराकर उन्हें अपने नियंत्रण में लिया था, बल्कि अपना दोस्त और बना लिया था। यह किसी कुशल राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ की पहचान है कि वो अपने पराजित दुश्मन के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता है, बल्कि उसे अपना बना लेता है। कालांतर में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जब उनके पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, लगभग तमाम शक्तियां जब मराठे, कोटा, बूंदी माधो सिंह के पक्ष में थे, उन दिनों भी महाराज सूरजमल ने सवाई जयसिंह जी के साथ अपनी दोस्ती को पूरा निभाया था और ईश्वरी सिंह को साथ दिया था। उन युद्धों में एक बार तो जब ईश्वरी सिंह की सेना बहुत कम और माधो सिंह की सेना बड़ी थी, फिर भी ईश्वरी सिंह युद्ध जीते थे। उसमें सूरजमल जी का योगदान वाकई अतुलनीय है। उनका अगर भाग में आकर लड़ना और मराठों की और माधो सिंह की सम्मिलित सेना को पीछे हटा देना उस युद्ध को और रोमांचित बना देता है। ये मुगलिया सल्तनत के ढहते हुए दिन थे। अहमद शाह नाम का एक ढुलमुल सा मुगल सूबेदार मुगल बादशाह बनकर बैठा हुआ था, मुगल बादशाह बना हुआ था। अहमद शाह तो क्या ही राज कर रहा होगा। उसकी राजमाता उधम बाई, जो कि पहले एक नर्तकी हुआ करती थी, और उसका एक खासम खास जावेद खान उन दिनों शासन संभाल रहे थे। उनका मीर बख्शी था सलावत जंग। मीर बख्शी आप यूं समझ लीजिए कि आज का अपना रक्षा मंत्री या सेनापति या थल सेनाध्यक्ष कह दीजिए। सलावत जंग जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। रास्ते में पता नहीं उसके क्या दिमाग में आया कि उसने सोचा कि मैं मेवात होता हुआ निकलूं और पहले सूरजमल को भी थोड़ा मजा चखा दूं।
1750 का 1 जनवरी का वह दिन जब सराय सोमचंद के उस युद्ध में सलावत खान के 2 सेनापति अली रुस्तम खान और हाकिम खान को मारकर सूरजमल जी ने अपने उस पूरे क्षेत्र में अपनी धाक जमा दी थी। मैं पुनः सूरजमल जी की उस बात पर आऊंगा कि सलावत जंग को हराने के बाद उन्होंने वापस सलावत जंग के साथ संधि की। आप संधि की शर्तें सुनना। सूरजमल जी उन संधि की शर्तों में उसे कहते हैं कि इस क्षेत्र में पीपल के पेड़ नहीं काटे जाएंगे, इस क्षेत्र के किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा। उन दिनों में जब ये बातें बहुत नॉर्मल हुआ करती थी, किसी राजा द्वारा अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी उन जड़ों के प्रति इस प्रकार का स्नेह दिखाना वाकई बहुत अच्छी बात है। समय चेंज हुआ, दिल्ली के अंदर एक नया वजीर बनता है सफदरजंग, अवध का नवाब सफदरजंग। दिल्ली षड्यंत्रों का अड्डा बनी हुई थी। सफदरजंग की रोहेलों के साथ नहीं बनती है। वो सफदरजंग जो कभी सूरजमल जी को हराने के लिए भरतपुर की तरफ आ रहा था, कालांतर में उन्हीं सूरजमल जी से सहायता मांगता है। और सूरजमल जी की इस दोस्ती को भी याद रखा जाना चाहिए कि उन्होंने अंतिम समय तक, जब सफदरजंग के खिलाफ मुगल और मराठे दोनों हो गए थे, फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। हो तो यह भी सकता था कि मुगल और मराठे एक हो गए, उस स्थिति में सूरजमल जी को लगता है कि जब तमाम शक्तियां उस तरफ है, मुझे भी हो जाना चाहिए। पर समय के भावा के बहाव को ना देखकर उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। सफदरजंग का अंतिम समय तक उन्होंने साथ दिया था। 13 सितंबर 1750 को उस युद्ध में रोहेलों के सरदार रुस्तम खान अफरीदी को सूरजमल जी सफदरजंग की तरफ से लड़ते हुए हराते हैं। सफदरजंग क्या राजी होता है, तथा मुगल सम्राट के साथ जब सफदरजंग की पुनः बनने लग गई तो वह कहता है कि बदन सिंह जी को महेंद्र और सूरजमल जी को राजेंद्र की उपाधि दी जाए और उन्हें मथुरा का फौजदार बना दिया जाए। मुगल सम्राट चूंकि ढुलमुल आदमी था, सफदरजंग की तमाम बातें जानता था, वो सूरजमल जी को मथुरा का फौजदार बना देता है। हिंदुओं की पवित्र नगरी उस हिंदू के संरक्षण में आकर अपने आप को और गौरवान्वित महसूस कर रही होगी उस दिन। लेकिन मराठे इस बात से बड़े परेशान हुए। मराठों को लगा कि सूरजमल ने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया है। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में मराठे कभी भी अच्छे नहीं बताए जाएंगे। जो लूटपाट के सिलसिले उन्होंने प्रारंभ किए थे, कालांतर में उन्होंने राजस्थान को अंग्रेजों की तरफ जाने के लिए विवश कर दिया था। एक बार फिर मराठे 1754 में कुम्हेर के अंदर भरतपुर को लूटने के लिए आ रहे थे। मराठों का एक दल दिल्ली अहमद शाह की सहायता के लिए जा रहा था, दूसरा खांडेराव के नेतृत्व में कुम्हेर भेज दिया गया। महाराज सूरजमल कुम्हेर के अंदर सैदल बल वहां पर बैठे हुए थे। खांडेराव जो कि मल्हारराव होलकर के पुत्र रहे हैं, उनकी मृत्यु इसी युद्ध में होती है जब एक दिन खंदकों का निरीक्षण करते समय कुम्हेर के किले से चली हुई एक तोप के गोले से वो शहीद हो जाते हैं। मल्हारराव होलकर बड़ा दुखी अवस्था के अंदर कहता है कि मैं इस जाट राज्य को समाप्त कर दूंगा। हालांकि उसका ये कथन ही रहा, तथा वह ऐसा नहीं कर पाया था। पर आप देखिए कि महाराज सूरजमल की सेना के हाथों खांडेराव की मृत्यु हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने खांडेराव की उस स्थान पर छतरी का निर्माण करवाया है। मल्हारराव होलकर को पुत्र के शोक में पगड़ी भेजी थी, पुत्र का शोक के लिए सांत्वना प्रदान की थी। अपने दुश्मन का भी इस प्रकार सम्मान करना महाराज सूरजमल को और ऊपर उठा देता है। मैं अक्सर कहता हूं कि हमने हमारे योद्धाओं के साथ एक ज्यादती यह की है कि हमने केवल एक योद्धा बनाकर उनको छोड़ दिया है, जबकि उनका योगदान ये देखा जाना चाहिए कि नैतिक चरित्र से कितने मूल्यवान लोग थे। हमें उनके नैतिक चरित्र का अनुसरण किया जाना चाहिए। मैं जब खांडेराव वाले उस युद्ध को देखता हूं तो मैं नहीं भूल सकता कि सूरजमल जी के वो विद्वान मंत्री रूपाराम जी कटारिया जब मराठे 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे, वो उनसे बातचीत करने के लिए गए। उन्होंने कहा कि हम 40 लाख से टक्का ज्यादा नहीं देंगे, आप घेरा उठा लीजिए, वरना लड़ाई करनी हो तो लड़ाई कर लीजिए। मराठे नहीं माने तो सूरजमल जी का एक प्रसंग मुझे बड़ा जोरदार याद आता है कि सूरजमल जी ने मराठों को लेटर भेजा और लेटर भेज के साथ में 5 तोप के गोले और थोड़ा सा बारूद भेजा। उसका मतलब था कि या तो 40 लाख रुपए में मान जाइए, वरना कुम्हेर का किला तोपों के गोलों और बारूद के साथ तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। मराठे कैसे हट जाते हैं? मराठे उन दिनों अपने उफान के ऊपर थे, स्थितियां गंभीर होती जा रही थी। भरतपुर कुम्हेर का किला घेरा जा चुका था। मैं अक्सर कहता हूं कि राजस्थान जितनी वीरों की धरती है, उससे भी अधिक वीरांगनाओं की धरती है। रानी हंसिया जो कि सूरजमल की एक रानी थे,
अपना दिमाग लगड़ाते हैं। हमारी महिलाएं कितनी बुद्धिमान और चतुर थी, उन्होंने इस बात को भांपा कि मराठों में सिंधिया और होलकर के अंदर फूट है, इसलिए उन्होंने होलकर के खिलाफ सिंधिया के पास में समाचार भिजवाया और कहा कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। सिंधिया तैयार बैठे थे। जीवाजीराव सिंधिया ने रानी हंसिया के उस निवेदन को स्वीकार किया। रूपराम कटारिया के बेटे तेजराम कटारिया वो संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे और सिंधिया ने स्वीकार कर लिया। जैसे होलकर को पता चला कि सिंधिया मेरे से अलग होता जा रहा है, होलकर ने जल्दी अपना वहां से समेटा और वहां से चलते बने। सोच कर देखिए इस बात को कि मुगलों और मराठों के संयुक्त आक्रमण को कुम्हेर के उस किले में राजा सूरजमल ने धत्ता बता दिया था, निष्प्रभ कर दिया था। वहां पर मैं इस बात को और कोट करना चाहूंगा, उस युद्ध में जयपुर महाराजा माधो सिंह से मराठे बार बार सहायता मांगते रहे, लेकिन माधो सिंह ने मराठों की सहायता के लिए कोई अपनी बड़ी सेना नहीं भेजी। वो बार बार उनसे टालम टोल करते रहे। ये पुनः दिखाता है कि भरतपुर जयपुर के रिश्ते अंतिम समय तक भी कैसे सौहार्दपूर्ण बने रहे थे। अभी अहमद शाह अब्दाली को बार बार याद किया जा रहा था। मेरी आवाज तो आ रही है सबको? अभी अहमद शाह अब्दाली को जब याद किया जा रहा था तो मुझे एक और लड़ाई याद आती है। अब्दाली दिल्ली पर कब्जा करने के बाद भरतपुर की तरफ आता है। कैसे सहन कर सकता कि आगरा और दिल्ली के ठीक नजदीक में इस प्रकार का कोई हिंदू राज्य स्थापित हो जाए। वो यह भी चाहता था कि मथुरा के मंदिरों को तहस नहस कर दे। उस दिन सूरजमल जी के बेटे वो जवाहर सिंह थे जो चौमुहा की लड़ाई में अपने 10,000 सैनिकों को लेकर भिड़ गए थे। वो नहीं सोच रहे थे हम जिंदा रहेंगे हम मरेंगे, उनके लिए जरूरी था कि मंदिरों को बताया जाना चाहिए। यूं ही उपाधियां धर्म रक्षक की नहीं मिलती है, उनके लिए गर्दनें कटवानी पड़ती है, खून बहाना पड़ता है। अब्दाली ने जब घेरा ज्यादा डाला तो आप सूरजमल जी के उस जवाब को सुनिए। अब्दाली को सूरजमल जी ने जवाब भेजा था कि हे अहमद शाह अब्दाली, इतने बड़े राजा, यदि तुम मुझसे युद्ध करोगे तो हो सकता है मैं हार जाऊं, लेकिन मैं हार भी गया तो लोग कहेंगे कि एक किसान राजा था, उसकी ताकत और हैसियत इतनी ज्यादा नहीं थी कि अब्दाली से जीत सकता। पर अगर यदि भगवान गोवर्धन ने साथ दिया और यदि परिणाम उल्टा रहा तो 11 वर्षों ने तुमने जो जुटाया वो पल भर में गायब हो जाएगा। उस समय के एक दुर्दांत आक्रमणकारी को इस प्रकार आंखों में आंखें डालकर जवाब देना भी बहुत बड़ी बात थी। वो पुनः लिखते हैं कि मैंने मेरे जीवन के 50 बरस देख लिए हैं, अब और जीवन का कितना मूल्य है, अब और कितने एक साल जीऊंगा। ये हिंदुओं की उस फिलॉसफी की तरफ लेकर जाता है जब उन्होंने जीवन को क्षणभंगुर समझ लिया था। जब कभी किसी कवि ने कहा होगा कि 8 बरस रो कुकर जीवा 13 बरस रो जीएस यार, बरस 18 छत्री जीवा आगे जीवन को धिकार। महाराज सूरजमल शायद उसी उक्ति को कह रहे होंगे कि 50 साल जी लिए ये भी ज्यादा है और अब मुझे जीने का कोई मोह नहीं है, पर यदि तुम सामने आए तो इस बार तुम पक्का मरोगे, हम तो कफन बांध के लड़ेंगे। अब्दाली अपने घेरे को समेट कर यहां से चलता बना। हेजा फैल गया था उसकी सेना में बुरी तरीके से, अपनी तोपें छोड़ गया था। महाराज सूरजमल वो तोपें ले आते हैं, आज भी भरतपुर के किले की शोभा बढ़ाती है वो तोपें। महाराज सूरजमल को केवल इसलिए याद नहीं किया जाना चाहिए। पानीपत के युद्ध का आप सबने जिक्र किया, मैं ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, पर पानीपत के युद्ध से ठीक पहले सदाशिव भाऊ ने दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम का रतन जड़ित जो छत थी वो उखाड़ दी थी। महाराज सूरजमल ने उसका भी विरोध किया था और महाराज सूरजमल ने कहा था कि भाऊ, हम ऐसे ये छोटे पने के काम नहीं कर सकते कि हम छत भी उखाड़ ले इस प्रकार, और आपने ये बहुत गलत काम किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। पर तब भाऊ बड़ा घमंड के अंदर था, वो ये सब बातें मानने के लिए तैयार नहीं था। जब महाराज सूरजमल ने उन्हें पुनः समझाया कि ये मराठों की नीति रही थी कि सेना हल्की रखी जाए। महाराज शिवाजी संभाजी यदि सफल रहे मुगलों के खिलाफ, उनका कारण था कि सेना बहुत हल्की रखा करते थे। और आप अब इतनी सारी महिलाओं और बच्चों, नाचने वालों, मिठाइयों वालों को, नाट्य मंडलियों को साथ लेकर यदि पानीपत के युद्ध में जाएंगे तो अब्दाली कभी भी आपके बच्चों और बीवियों को घेर कर आप पर दबाव बना लेगा। उस दिन भाऊ को ये बातें समझ नहीं आ रही थी। महाराज सूरजमल भाऊ का साथ छोड़कर पुनः भरतपुर आ जाते हैं। आप इस बात को पुनः सोचना, ये भी कितना जोखिम का काम था। यदि भाऊ जीत जाता पानीपत का युद्ध तो भी सूरजमल जी के लिए खतरा हो सकता था। यदि भाऊ हार जाता तो अब्दाली तो खतरा बना हुआ ही था। लेकिन उस समय भी उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल कर, उनको लगा कि नहीं, अब गलत का साथ तो नहीं दिया जा सकता। भविष्य का किसी ने नहीं सोचा, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। गलत का विरोध किया उन्होंने, वहां से आ गए थे। एग्जैक्टली भाऊ इसी
चीज पर हारता है जब अब्दाली ने उनकी बीवियों और बच्चों को एक प्रकार से बंधक बना लिया था। मराठों को पूरी तरीके से बाद में अपनी ऊर्जा झोंकनी पड़ी। 14 जनवरी 1761 का वो दिन भारतीय इतिहास के लिए बड़ा बुरा दिन है, जब उपमहाद्वीप की दो शक्तियां अफगान और मराठे एक दूसरे को समाप्त करने पर तुले हुए थे। अंग्रेजी राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव लंदन में अंग्रेजी साम्राज्य की अगली संभावनाओं को तलाशने के लिए यात्रा कर रहा था। ठीक ही लिखा गया है पानीपत के युद्ध के बारे में कि पानीपत के युद्ध ने उस शक्ति को सबसे अधिक फायदा पहुंचाया था जो युद्ध के मैदान में नहीं थी, वो थे अंग्रेज। यदि पानीपत के युद्ध में भाऊ महाराज सूरजमल की बात मान ले, अहमद शाह अब्दाली को हराने में सक्षम हो जाते तो भारत का इतिहास अलग प्रकार से लिखा जाता। जो कभी बाजीराव का सपना था कि अटक से कटक तक भगवा झंडा फहरा दिया जाएगा, उसके मराठे बहुत नजदीक पहुंचे हुए थे, पर भाऊ के घमंड ने इन सब बातों पर पानी फेर दिया था। संभवतः यदि महाराज सूरजमल इस युद्ध में गए होते या अन्य हिंदू राजाओं का भी भाऊ ने साथ लिया होता तो परिणाम अलग रहते। 200 वर्षों की जो अंग्रेजों की भी गुलामी झेलनी पड़ी थी वो भी शायद ना झेलनी पड़ती। अब इससे भी बड़ी बात, 1 लाख के आसपास वापस जब मराठे यहां से निकले होंगे, बड़ी संख्या थी मराठों की, युद्ध के अंदर खूब बड़ी संख्या के अंदर मराठे गए होंगे। उनमें से खूब सारे मराठे जब वापस निकले तो उन्होंने भरतपुर में शरण ली। उन मराठों को, जिन मराठों को महाराज सूरजमल छोड़कर आ गए थे, भरतपुर में अपने बच्चों की तरह रखा था। महारानी केशोरी देवी की कृतज्ञता प्रकट की जानी चाहिए कि वो प्रतिदिन शिविर में जाके उनसे मिल रहे थे, उनको अपने बच्चों की तरह रख पा रहे थे। मराठों के जो बीवी बच्चे थे उनका ध्यान रख पा रहे थे। फादर वेमेल उसका बड़ा शानदार वर्णन करता है कि पेशवा बालाजी बाजीराव को जब ये समाचार मिले थे तो उसने बड़ा कृतज्ञता प्रकट की थी कि महाराज सूरजमल, इस समय में आपने हमारा साथ दिया है, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। दुश्मनों को भी इस प्रकार पनाह देना। मुझे अभी किस्सा याद आता है कि मुझे एक बार भरतपुर के एक स्टूडेंट ने क्लास के बाद आकर कहा था कि सर, मैं उन मराठों का एक वंशज हूं, हमारे खूब से परिवार भरतपुर में रह गए थे, वो गए नहीं। उस मेहमान नवाजी को उन्होंने कितना यूं वो किया होगा कि उनको लगा कि अब मराठों के देश में जाकर क्या करेंगे, इस राजा के देश में हमें रह जाना चाहिए। मेरे से पहले जब राजेंद्र सिंह जी बता रहे थे तो उन्होंने एक फैक्ट का जिक्र किया कि उस समय उनकी इनकम 1,75,00,000 रुपए हो गई थी। बहुत बड़ी रकम थी उस समय। ये रकम इसलिए हो गई थी कि उन्होंने कृषि में सुधार करवाए थे। वो जानते थे कि बिना एग्रीकल्चर में सुधार करवाए इस प्रकार से हम अपने राज्य की स्थिति को नहीं सुधार सकते। बिना आर्थिक स्थिति के किसी भी साम्राज्य को सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता। मैं जब आज देखता हूं कि आज भी राजस्थान सरकार का कृषि विभाग भरतपुर से संचालित होता है तो मुझे लगता है कि अवचेतन में अब भी हमारे कहीं ना कहीं ये दर्ज है कि महाराज सूरजमल ने जिस प्रकार के कृषि सुधार किए थे, राजस्थान उसी प्रकार के कृषि सुधारों को आगे बढ़ाए। कवि सुदन द्वारा लिखा गया सुजान चरित्र उनके जीवन का बहुत अच्छा व्यक्तित्व का वर्णन करता है। राजेंद्र सिंह जी पुस्तकें पूछ रहे थे, मैं चाहूंगा कि सुदन का सुदान चरित्र पढ़ें, नटवर सिंह जी की पुस्तक पढ़ें, डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने महाराजा सूरजमल का युग एवं प्रवृत्तियां लिखी है वो पढ़ें, रामवीर सिंह वर्मा की जो बुक है वो पढ़ी जाए, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी जो लिख के गए थे वो पढ़े जाए। एक और अभी युवराज अनिरुद्ध सिंह जी बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, मैं उस बात में और एड ऑन करना चाहूंगा। महाराज युवराज अनिरुद्ध सिंह जी जो फैमिली ट्री बता रहे थे तब भी वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी फैमिली ट्री बहुत पीछे जाती है। यकीनन युवराज साहब आप बहुत सही कह रहे थे, आपकी फैमिली ट्री करौली के जालौन राजवंश से जाकर मिलती है। आपने जब पॉलिटिसाइज वाली बात कही तो मैं पुनः एक बात पर आऊंगा। भाऊ ने उन्हें एक मस्जिद को देखकर कहा था कि राजा सूरजमल तुम्हारे क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से मस्जिद है, अभी तक खड़ी है, तुमने इसे ढहाया नहीं। उन्होंने पुनः कहा कि भाऊ ये इबादत की जगह है, वो भले मंदिर हो भले मस्जिद, नहीं ढहाना चाहिए। आज एक मस्जिद ढहा देंगे, कल को स्थितियां यदि विपरीत रही तो यहाँ पर 4 मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, तब क्या किए जाएंगे। इस बात पे भी युवराज अनिरुद्ध सिंह जी वाली बात को भी माना जाना चाहिए। हम केवल उनको हिंदू धर्म रक्षक दिखाकर ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमानों के खिलाफ थे, नहीं थे। उन्होंने किसी भी इबादत गाह को उस समय कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो सही का साथ देने वाले व्यक्ति थे। हमें उनके वाकई उन सही कदमों का ही अनुसरण किया जाना चाहिए। मुझे आगे एक बात और याद आती है। 1761 का साल जब पानीपत के युद्ध के बाद मराठे और अफगान एक दूसरे को हराकर कमजोर हो गए थे, उसका 22 जून 1761 का दिन सबको याद रखना चाहिए, जब महाराज सूरजमल आगरा पर कब्जा कर लेते हैं।
मैं सोचता हूँ उस दिन उन हुतात्मा गोकुला की आत्मा को कितनी शांति मिली होगी। स्वर्ग में बैठकर वो कितने आनंदित हुए होंगे कि जिस आगरा के किले से कभी उनको काट दिया गया था, उस आगरा के किले पर उनके किसी एक आगे के डिसेंडेंट ने कब्जा कर लिया था। यही नहीं, आगरा नहीं, हरियाणा पर राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जो पहले बोल रहे थे तो बता रहे थे, उन्होंने हरियाणा तक पर कब्जा कर लिया था। और एक पूरा ये बेल्ट जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, भरतपुर और हरियाणा का क्षेत्र आता है, इसमें पूरे में उनका अधिकार हो गया था। हिंडन के किनारे वो अंतिम लड़ाई जब वो नजीब खान से लड़ने के लिए गए थे, घात लगाकर बैठे नजीब खान के सैनिकों ने अचानक आक्रमण करके उनको मार जरूर दिया होगा, लेकिन फिर भी उनकी जो बातें हैं वो हमारे दिलों से कभी कोई निकाली नहीं जा सकती। कहते हैं कि महाराज सूरजमल जी की मृत्यु के बाद भी नजीब खान के सैनिकों को विश्वास नहीं था कि इस व्यक्ति को मार भी सकते हैं। शायद तभी एक कहावत लोकप्रिय हुई होगी कि जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए, कि तब तक इस बात पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। मैं जब स्ट्रेटजी की बात करता हूं तो मैं पुनः एक बात पर आता हूं। ये महाराज सूरजमल ने अपने सैनिकों को सिखाया था कि दौड़ते हुए घोड़े पर सही निशान लगाना, पुनः घोड़े को गोलाई में घुमाकर उसकी आड़ में बंदूक भर लेना, ताकि जल्दी जल्दी दुश्मनों पर निशाने लगाए जा सके। मेरे कहने का सब बातों का लब्बो-लुआब यह है कि ना केवल राजनीतिक बल्कि कूटनीति, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा होगा जिसमें उन्होंने अपनी कोई छाप नहीं छोड़ी होगी। डीग, कुम्हेर, वेर, भरतपुर के अजय किले यदि आज भी खड़े हैं और कालांतर में यदि लॉर्ड लेक को 5 हमलों के बाद भी भरतपुर के किले को जीत नहीं पाया था और कालांतर में अंग्रेजों को कहना पड़ गया कि हमने हमारी तमाम जो प्रतिष्ठा भारत के अंदर अर्जित की थी वो लोहागढ़ के किले में चूर चूर हो गई, तो हमें उन पुनः महाराजा सूरजमल को पुनः स्मरण कर लेना चाहिए कि उन्हीं की वजह से अब संभव हो पाया था। सारे मेरे से पहले पॉलिटिकल फिगर आप बोले, युवराज साहब को छोड़ के सब बातें कर रहे थे, वैमनस्य की और बातें कर रहे थे। मुझे लगता है इन दिनों में ये बातें थोड़ी बढ़ गई होगी इस प्रकार वैमनस्य की, वरना मैंने तो गांव के अंदर किसी धमाल में जो कि होली के समय गाए जाते हैं उनमें यह भी सुना है कि गोरा हट जा रे राज भरतपुर को। उस गांव में तो सभी जाति धर्म के लोग थे, अलग अलग प्रकार के गा रहे थे, पर फिर भी वो भरतपुर के उस राज को याद कर रहे थे। जोधपुर महाराजा मानसिंह के दरबारी विद्वान बांकीदास जी जो अपने समय के सबसे शानदार विद्वान रहे होंगे, वो यदि उन महाराजा रणजीत सिंह जी के विरदावलियां गा रहे थे, उस भरतपुर के किले को बचाने के लिए, अंग्रेजों को हराने के लिए उनकी तारीफें कर रहे थे, उन्हें उन महान सूरजमल का वंशज बता रहे थे, इसका मतलब पहले तो ये सब चीजें नहीं थी। अरविंद सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें की कि युवा आजकल ये सब चीजें करने लग गए, हम इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसी कोई बातें ना करें जिससे वाकई उन लोगों के जो सिद्धांत थे, जो नैतिक मूल्य थे, उन पर किसी भी प्रकार का बट्टा लग सके। फिल्मों वाली बात है, मैं पुनः बताना चाहूँ, अहिल्याबाई होलकर के नाम पर वो सीरियल चल रहा है जिसमें वो सूरजमल जी के इतिहास को इस प्रकार विकृत करने की चीजें कर रहे हैं। ऐसा राजस्थान के साथ बार बार किया जाता है। महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में कभी कोई उल्टा सीधा कह के दिखाए, या पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कोई बोल के बताए, क्योंकि वो लोग उन शिवाजी को या रणजीत सिंह जी को केवल अपने जाति के हीरो नहीं मानते हैं, वो अपने उस संपूर्ण समाज के, अपने संपूर्ण राज्य के हीरो मानते हैं। हमने हमारे महापुरुषों के साथ सबसे बुरा अन्याय तो यह किया है कि हमने उनको पार्टी विशेष के, जाति विशेष के, क्षेत्र विशेष के लोग बनाकर छोड़ दिए हैं। मुझे लगता है कि वो स्वयं जब उस एरा के अंदर थे, उन विषम परिस्थितियों के अंदर जिनमें महाराज सूरजमल रहे होंगे, उन्होंने इस बात की कोई कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले समय में हमें इस प्रकार से संकीर्णता के अंदर बांध दिया जाएगा। महाराज सूरजमल की विषम परिस्थितियां क्या रही होगी, वो किस प्रकार रहे होंगे। मैं हमेशा अक्सर क्लास में उदाहरण दिया करता हूं, तो मैं कहता हूं कि जैसे दांतों के बीच में रहती है जीभ, कि वो दांतों के बीच में भी नहीं आती कभी और उनके बीच में सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार महाराज सूरजमल के चारों तरफ नुकीले दांतों वाले वो लोग थे, पर उसके बावजूद उन्होंने अपना सर्वाइव ही नहीं किया, बल्कि उनको हमेशा प्रत्युत्तर दिए, उन्हीं की भाषा में प्रत्युत्तर दिए और अपने राज्य की सीमाओं को और विस्तृत किया था। कहने के लिए रातें लंबी पड़ जाए सूरजमल जी के बारे में, खूब सारी बातें हैं। मैं चाहूंगा कि मैं विराम दूं ताकि और जो वक्ता है वो भी इस बारे में बोल पाए, ताकि हम उनकी बातें भी सुन पाए। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया। थैंक यू।